खुदा यीशु मसीह के जलाली और फतेहमंद नाम में बरकत टीवी देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुंचे। मैं आपका खादम पास्टर इरफान इनायत गॉड इज़ लव प्रोग्राम में आप सबों को खुश आमदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं आज के खूबसूरत बाबरकत प्रोग्राम के लिए, जिसमें हम आज फिर खुदावंद की मोहब्बत को आप सबों के साथ शेयर करेंगे। और इसी के साथ साथ हम बरकत टेलीविज़न के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, जो पूरी दुनिया में इरशाद आज़म की तकमील के लिए, रूहों की निजात के लिए और बहुत से लोगों की रहनुमाई के लिए अपना मौसर किरदार अदा कर रहा है। इसी तरह हम खुदा के अजीम खादम पास्टर सालिक जॉन बरकत, उनके विजन और उनकी अनथक मेहनतों के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज भी हम एक नए प्रोग्राम के साथ, जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव है, आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सो मैं ज़रूर चाहता हूं कि आज के जो ऑनरेबल गेस्ट हैं उनका तारुफ आप सबों के साथ करवाऊं। तो मेरे राइट साइड पर जो ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं, आपका नाम पास्टर आरसीन सैमी है। पादरी साहब, आपको गॉड इज़ लव प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और उनके साथ खुदा के खादम मिस्टर इलियास मुश्ताक साहिब मौजूद हैं। आपको भी ब्रदर जी इस प्रोग्राम में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। और मेरे लेफ्ट साइड पर जो खुदा के खादम मौजूद हैं, आपका नाम मिस्टर राउफ शाहिद हैं। सर, आपको भी गॉड इज़ लव प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और उनके साथ खुदा के खादम ब्रदर अफजल एंथनी साहिब मौजूद हैं। ब्रदर जी, आपको भी इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सो आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे ताकि रूहुल कुद्स हमें चौहार जानब से घेरे, पाक रूह की हजूरी मामूरी यहाँ पर कसरत से उतरे। और ना सिर्फ जितने लोग स्टूडियो में मौजूद हैं, बल्कि जितने व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, उनकी जिंदगियों में भी आज खुदावंद कसरत की बरकत को उंडेले। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुदा के खादम मिस्टर इलियास मुश्ताक साहिब से कि वो ओपनिंग प्रेयर में हमें लीड करें। आए हम खुदावंद की हजूरी को महसूस करें और खुदावंद के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने सरों को झुकाएं। अजीम बुजुर्ग खुदावंद, तेरा शुक्रगुजार हैं आपकी मोहब्बत के लिए, आपके फ़ज़ल के लिए, आपकी रहमत के लिए कि खुदा बाप आज आपने हमें मौका दिया, एक चांस दिया कि हम मिलकर यूथ की डेवलपमेंट के लिए काम करें। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ आज के इस प्रोग्राम के लिए कि खुदा ने हमें मौका दिया कि हम बरकत टीवी पे आकर, चैनल पर आकर अपने डॉन बॉस्को के लिए काम कर सकें और बच्चों के लिए काम कर सकें। मैं खुदा से इल्तमास करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि खुदा बाप पास्टर सालिक जॉन बरकत को, पास्टर इरफान इनायत को और इसकी पूरी टीम को बरकत देना, ताकि इसके वसीला से हम पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में और ख़ासकर क्रिश्चियन मसीहियों में डॉन बॉस्को का नाम और बरकत टीवी का नाम और ख़ासकर मसीह का नाम फैलाएं, खुदा यीशु मसीह के वसीला से। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी। सो मेरे अजीज़ों, ये जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान आपके सामने मौजूद हैं, आप सबका तल्लुक़ डॉन बॉस्को टेक्निकल एंड यूथ सेंटर यूहन्नाबाद से है। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस इंस्टीट्यूट के लिए। सो मैं सबसे पहले ब्रदर इलियास साहिब आपसे जानना चाहूँगा कि डॉन बॉस्को टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट है, ये पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बरकत टीवी का और बरकत टीवी की पूरी टीम का, ख़ासकर आपका, जिन्होंने हमें दावत दी ताकि हम इस पेज पर आके डॉन बॉस्को की कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि मैं आपको बताऊं कि डॉन बॉस्को की हिस्ट्री क्या है, डॉन बॉस्को पाकिस्तान में कब से काम कर रहा है और उसका काम करने का तरीकाकार क्या है जी। अगर हम डॉन बॉस्को की बात करें, डॉन बॉस्को की, तो हमें 205 साल हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। 205 साल। और डॉन बॉस्को एक मार्वलस एजुकेटर है 19वीं सदी का। डॉन बॉस्को 1815 में इटली के ट्यूरन के एक शहर के नज़दीकी गांव बैकी में पैदा हुए। और जब डॉन बॉस्को पैदा हुए तो तकरीबन 3 साल बाद डॉन बॉस्को की बाप की डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद उसके 2 भाई थे, जिसका नाम एंथनी और जोसेफ था। सिंस वो उसके दोनों भाई फार्मर थे, खेतों में काम करते थे, लेकिन डॉन बॉस्को का कोई मिशन और था। वो डॉन बॉस्को पढ़ना लिखना चाहता था और
बिकॉज ऑफ नो सोर्स, क्योंकि बाप की डेथ हो चुकी थी, उनके पास इतने सोर्स नहीं थे कि वो पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें, और उसके भाई भी नहीं चाहते थे, खासकर एंथनी उसका बड़ा भाई नहीं चाहता था कि वो पढ़े। लेकिन डॉन बॉस्को की और उसकी माँ मामा मार्गरेट की ये विश थी कि डॉन बॉस्को पढ़े। हाँ जी। तो डॉन बॉस्को जब भी स्कूल के लिए जाया करता था तो उसकी जब वो वापस आता था तो एंथनी अपनी माँ से और उससे डायरेक्ट लड़ाई करता था कि हम नहीं चाहते कि ये स्कूल जाए, हम सारा दिन काम करें और डॉन बॉस्को स्टडी करे। लेकिन एक दिन डॉन बॉस्को ने अपने भाई से पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं। तो एंथनी ने कहा कि आप पढ़ें भी थोड़ा सा, लेकिन साथ में हमारे काम भी करें। तो लेकिन ये दिल से नहीं कहा गया था, एंथनी ये दिल से नहीं कहा था। तो डॉन बॉस्को ने उसके साथ काम करना भी शुरू कर दिया, लाइक घर के लिए लकड़ियां लाना, आग जलाना, बफलो जो भैंसे उनको चारा डालना, थोड़ा सा काम करना। तो जब डॉन बॉस्को ऐसे पढ़ता गया, स्टडी करता गया, तो एंथनी फिर भी खुश नहीं था। एक दिन उसने आके मामा मार्गरेट से लड़ाई की कि हम नहीं चाहते कि डॉन बॉस्को स्कूल जाए। तो ये पॉइंट था डॉन बॉस्को के लिए और उसकी माँ के लिए, मामा मार्गरेट के लिए, अब क्या किया जाए। तो मामा मार्गरेट ने डॉन बॉस्को को दूसरी जगह पे भेज दिया कि वो पढ़े जाके वहाँ पर। तो डॉन बॉस्को वहाँ दूसरी जगह पे चला गया, उसने स्टडी अपनी कंटिन्यू रखी और उसके साथ साथ उसकी एक फादर क्लास को था, वो भी मदद किया करता था, कुछ उसको फाइनेंशियली तौर पर उसकी हेल्प करता था। डॉन बॉस्को ऐसे आगे बढ़ता गया, पढ़ता गया, और डॉन बॉस्को ने पहली पाक शहादत 1826 में ली, 11 साल की एज में। और उसके बाद डॉन बॉस्को ने क्लास 10th कंप्लीट कर ली। उसके बाद फिर उसके पास कोई इतने सोर्स नहीं थे कि आगे फर्दर वो पढ़ सके। तो डॉन बॉस्को के एक बेवा औरत से एक ऑफर आई कि आप मेरे घर रहें, मैं आपको पे करूंगी ताकि आप पढ़ सके। डॉन बॉस्को ने ये ऑफर कबूल की, उसके घर रह के डॉन बॉस्को ने स्टडी की। ये 1831 की बात है, 1831 में। हाँ जी। और फिर डॉन बॉस्को ने 1834-35 में अपना जो है ग्रेजुएशन है हाई स्कूल कंप्लीट किया। उसके बाद डॉन बॉस्को के माइंड में था कि वो लोगों के लिए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करे, वो प्रीस्ट बनना चाहते थे। तो 1835 में डॉन बॉस्को ने सेमिनरी को ज्वाइन किया। 1835 में ज्वाइन किया और 1841 में डॉन बॉस्को एज ए प्रीस्ट ऑर्डेन हुए, बन गए। तो 1841 के बाद डॉन बॉस्को का कैरेक्टर था, बॉस था उसका, जो डॉन बॉस्को को उसने अपने ऑफिस में बुलाया। उसने कहा कि अब आप थोड़ी सी रेस्ट करें, कुछ दिन अपने फैमिली को दें, अपनी माँ के पास जाएं, अपने दोस्तों को मिलें। डॉन बॉस्को अपने एक दोस्त को मिलने जाता है जो सिख है। वो अपने बॉस को बताता है कि मैं अपने दोस्त को मिलने जा रहा हूँ। जब वो उसको मिलने जाता है तो वो बीमार है, और जब वो मिलने जाता है तो वो डॉन बॉस्को को उसका दोस्त बोलता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरा दोस्त, मेरा भाई एक जेल में है। तो डॉन बॉस्को से वो सिक्के, उस दौर में जो सिक्के चलते थे, वो सिक्के अपनी पॉकेट में डालता है, जेल में जाता है। और जब जेल में जाता है तो जेल में बहुत से लड़कों को देखता है, मैक्सिमम लड़कों को जब देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है कि ये कहाँ पर हैं लड़के, हमारी यूथ का क्या हालात हैं। वो उस बच्चे को सिक्के दे के आता है। तो जब वो वापस आता है तो फिर जब गलियों की, ट्यूरन की गलियों के, शहर की गलियों से गुजरता है तो कुछ लड़कों को सिगरेट पीते देखता है, कुछ लड़कों को सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, 12-12 घंटे काम करते देखता है। तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है कि अब मैं इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करूँगा। वो अपने बॉस के पास, रेक्टर के पास जाता है, जो डॉन बॉस्को का जो रेक्टर है वो उसको किसी लैंडलॉर्ड अमीर फैमिली के पास भेजना चाहता है कि आप उनके बच्चों को पढ़ाएं जाके, वो आपको खासा पैसा देंगे। तो डॉन बॉस्को ये ऑफर वहाँ पर रिजेक्ट करता है। डॉन बॉस्को कहता है मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, मैं उन बच्चों के पास जाऊँगा जो जेल में हैं, जो गलियों में हैं। तो डॉन बॉस्को का उस वक्त से माइंड चेंज होता है और डॉन बॉस्को लड़कों के लिए काम करना शुरू करता है। अब करता क्या, डॉन बॉस्को के पास घर नहीं है, डॉन बॉस्को के पास फाइनेंस नहीं है। डॉन बॉस्को क्या करता है, डॉन बॉस्को गलियों में जाता है, लड़कों को इकट्ठा करता है और अपने पास लेके आता है। उनके पास जो स्किल होती है, उन सबसे पहले तो अपनी जो प्रीस्टहुड की छोटी दुआएं इनको सिखाता है, ऐ हमारे बाप, हेल मेरी, ये दुआएं इनको सिखाता है। उनके साथ जो चर्च की छोटी एक्टिविटीज़ वो करता है ताकि लड़के उनकी तरफ इंटरेस्ट हो। फिर उनको जूतियाँ बनाना सिखाता है, अपने घर में किसी से जगह रेंट पे लेके जूतियाँ बनाना सिखाता है। तो फाइनली
1841 और 1848 में, ये 6-7 साल के दरमियान उसके काफ़ी नाम ट्यूरन की इटली में फैल जाता है कि डॉन बॉस्को बच्चों के लिए काम करता है। तो उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं कि 1848 में 30 बच्चों के साथ वो पहला इंस्टीट्यूट बनाने में कामयाब हो जाता है। 1848 में और 30 बच्चे होते हैं। उसके बाद क्योंकि वो 30 बच्चों के साथ काम करता है, काम क्या करता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सिलाई का, जूते बनाना, स्टिचिंग, जो थोड़ा सा कम पैसों में हो। तो सिंस ये एक रजिस्टर्ड नहीं होता तो वो रजिस्ट्रेशन की तरफ जाता है, चर्च की तरफ भी जाता है कि अब मैं ये जो काम कर रहा हूँ एक अंडर गवर्नमेंट आना चाहिए। दूसरी तरफ उसके पास चर्च नहीं होता, इंस्टीट्यूट होता है क्योंकि उसने बना लिया। इधर उसको चर्च की ज़रूरत है, इधर डॉन बॉस्को को रजिस्ट्रेशन की हुकूमत से एक परमिशन की ज़रूरत है, लेकिन उसको सियासी लोगों की वजह से परमिशन नहीं मिलती है। लेकिन वो अपनी जो एफर्ट है, स्ट्रगल है, कंटिन्यू रखता है, वो छोड़ता नहीं है, उसको खुदा ने दिया। तो 1851 में वो चर्च बना लेता है। फिर उसका चर्च बनाना उस वक्त ज़्यादा इजी था क्योंकि उसमें सियासत इन्वॉल्व नहीं थी। और उसके बाद फिर 1858 में वेटिकन में जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात पोप से होती है। पोप से वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट करता है कि, क्योंकि पोप को भी डॉन बॉस्को की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है, और उससे परमिशन लेता है कि मैं ये सोसाइटी, ये अपना जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने खोली है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है द सोसाइटी ऑफ सेंट फ्रांस ऑफ डी सेल्स। तो पोप उसको इजाज़त भी देता है, 1858 की बात है, इजाज़त भी देता है और साथ में 20 सिक्के सोने के डोनेशन भी देता है कि आप मेरी तरफ से बच्चों के लिए काम करें। तो ये तकरीबन 1858 और 1859 में डॉन बॉस्को इस सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवाता है, जिसका नाम द सोसाइटी ऑफ द डिसेल ऑफ फ्रांसिस के नाम से रजिस्टर्ड करवाता है। और उसके बाद डॉन बॉस्को प्रॉपर काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके पास चर्च भी है, उसके पास इंस्टीट्यूट भी है, उसके पास स्टूडेंट भी हैं, लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम वहाँ पर ही है। तो लोगों को पता चल जाता है, लोग थोड़ी थोड़ी हेल्प करना शुरू करते हैं। तो उसके बाद डॉन बॉस्को काम करता रहता है, लड़कों की जो तादाद है इटली में बढ़ती रहती है और लोग उसको डिस्टर्ब करने वाले भी बहुत से होते हैं। तो इस तरह डॉन बॉस्को ग्रो करता है। तो आज उसके 10 साल के बाद 1872 में डॉन बॉस्को लड़कियों के लिए भी काम करता है और FM इसको सिस्टर कहते हैं, उसकी भी एक NGO रजिस्टर्ड करवाता है अपने नाम से। उसका नाम है द सिस्टर्स ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस। इसको कहते हैं डॉटर्स ऑफ मैरी ऑफ क्रिश्चियंस, कि मसीह की बेटियां, ताकि ये सिस्टरें लड़कियों के लिए काम करें। और डॉन बॉस्को आज पूरी दुनिया में कितने मुल्कों में काम कर रहा है? डॉन बॉस्को is working in 135 countries. 135 countries in all over the world. Praise God. और particularly पाकिस्तान में ये किस तरह इदारा काम कर रहा है? अगर पाकिस्तान में बात करें तो फादर पीटर जागो थे, he was from Italy, सेम जहाँ पर डॉन बॉस्को थे। उन्होंने विजिट किया था 1988 में, और जब उन्होंने विजिट किया तो उनको बिशप ऑफ सिंध के बिशप ने, हैदराबाद के बिशप ने इनवाइट किया कि आप यहाँ पर आके डॉन बॉस्को अदारा खोलें। तो जब वो वापस गए तो उन्होंने ये ओपन किया, अपने जो हेड ऑफिस है उनको बताया कि पाकिस्तान में भी एक अदारा होना चाहिए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और फिर इसकी जो बुनियाद है, डॉन बॉस्को की बुनियाद है, फादर हंस 2000 में पाकिस्तान में एंटर हुए और 2000 में डॉन बॉस्को की, अगर मैं डॉन बॉस्को की बात करता हूँ, डॉन बॉस्को 2000 में पाकिस्तान में प्रेजेंस आया थ्रू फादर हंस। फादर हैंस इटली ऑस्ट्रेलिया से था, उन्होंने यहाँ पर इसकी बुनियाद रखी और साथ में उनके फादर पीटर भी आए। और पाकिस्तान में हमारे 2 अदारे हैं, एक लाहौर में है यूहानाबाद में और एक कोयटा में है। और फादर जो बानी लाहौर के हैं वो फादर हंस हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और ये यूहानाबाद में। हाँ जी, और जो कोयटा में उनके बानी फादर पीटर जागो है जो सबसे पहले एंटर हुए थे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो ब्रदर जी, आपने बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी डॉन बॉस्को की हमें बताई है। यकीनन मुझे बड़ी बरकत मिली है। जब हम गुर्बत में भी होते हैं लेकिन किसी चीज़ के लिए हम अंधिया कर लेते हैं, जब हम कमिटमेंट शो करते हैं तो हमें खुदा जो है ना वो इलाही फेवर फिर प्रोवाइड करता है। और आप सब जानते हैं मेरे अजीज़ों कि आज पूरी दुनिया में
135 मुल्कों में डॉन बॉस्को काम कर रहा है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी ज़बरदस्त आपने इंफॉर्मेशन हमें दी है। यकीनन जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनको भी बरकत मिली है। सो आप शॉर्ट सा मैसेज उन लोगों के लिए जो अपने आप को बेयारो मददगार समझते हैं, कहते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, नौजवानी की हालत हूँ, मेरा वालिद मेरी वालदा मुझसे जुदा हो गई है, मैं पढ़ नहीं सकता, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज जितने भी देखने वाले हैं व्यूवर्स उनके लिए यही है कि हमारे पास डॉन बॉस्को में इतनी जगह है, 135 कनाल्स में अदारा वाक़या है और इसमें हम तकरीबन 6 कोर्स चला रहे हैं। 1 ईयर कोर्स है और उसके साथ साथ हमारे पास 3 साल डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग है। उसके बाद हमारे पास इवनिंग प्रोग्राम है कि डॉन बॉस्को में अगर आप एंटर होते हैं तो आपके पास ये आप कह नहीं सकते कि मेरे लिए ये जगह नहीं है। अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं तो इंजीनियर की हमारे पास सहूलत है। अगर आप 1 ईयर कोर्स करना चाहते हैं तो 1 ईयर की सहूलत है। अगर आप कहते हैं कि मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप इवनिंग में आके हेयर सैलून का काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा बच्चे हैं तो वेल्डिंग का भी खोल सकते हैं, ब्यूटिशियन का कोर्स है। लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि हमारे क्रिश्चियंस के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अभी मैंने ये भी थोड़ा सा गाइड करना था कि गवर्नमेंट भी हमारे क्रिश्चियन को बहुत सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट के पास बहुत से प्रोजेक्ट हैं। मैं सर आरसिन को, सर अफजल को बता रहा था कि लास्ट अगस्त गुजर गई है तो मेरा दोस्त है एक गुलबर्ग में, उसने मुझे कॉल किया कि मुझे कोई 200 या 100 लड़कियां लड़के दें, क्रिश्चियन होने चाहिए। अच्छा। उनके लिए मेरे पास फंड है, यूके से मेरे पास फंड है, मैं उनको 3 कोर्स करवाऊंगा, उनको ट्रांसपोर्ट भी दूंगा, जहां पर वो डोर टू डोर उनको पिक करूंगा, उनको स्टाइपेंड भी दूंगा। लेकिन आई एम सॉरी टू से मेरे पास इतने बच्चे नहीं थे कि मैं उनको दे सकूं। और अभी भी अगर आप नेफ्टेक से कांटेक्ट करें, टैप्टा से कांटेक्ट करें, नेफ्टेक इज ऑफरिंग फ्री ऑनलाइन कोर्सेज इज फॉर एवरीबॉडी। और हुनरमंद जवान अभी कोर्स चल रहा है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है वहाँ, लेकिन लोगों को पता नहीं है। लोग जैसे पहले हमसे रिसेप्शन में सर रॉब साहब ने आपसे बात शेयर की है कि लोगों का फोकस बड़ी बड़ी एलसीडियां लगाना, बड़े बड़े मोबाइल रखना, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, एजुकेशन की तरफ फोकस नहीं। ये रखना अच्छी बात है, ये गाड़ियां रखना, मोबाइल रखना, ये बड़ी बड़ी एलसीडी लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ एजुकेशन को सबसे आगे रखना ये उससे भी अच्छी बात है। बिकॉज विदाउट एजुकेशन हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है अगर हम सक्सेस हासिल तो अगर ये डॉन बॉस्को में आते हैं तो हमारे पास तमाम कोर्सेज हैं और जैसे हमने पहले भी आपको बता दिया है कि हमारे पास बहुत रीजनेबल फीस है और हमारे फादर जी के पास कुछ स्कॉलरशिप भी हैं, लाइक जो ऑर्फन है, माँ या बाप उनकी डेथ हो चुकी है तो उनको हम फ्री रखते हैं। प्रेज गॉड। सो हम दुआ गो हैं कि खुदावंद आपको, डॉन बॉस्को को और सारी टीम मैनेजमेंट को कसरत से बरकत दे। नाजरीन, आप बड़ी ज़बरदस्त बातें सुन रहे हैं, देखते रहिए गॉड इज़ लव प्रोग्राम। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव प्रोग्राम और ब्रेक पर जाने से पहले हमने मिस्टर डॉन बॉस्को की ज़बरदस्त स्टोरी सीखी। मुझे स्टोरी के जानने से बड़ी बरकत मिली, यकीनन आप भी बरकत हासिल कर रहे हैं। अब वक्त है कि हम मिस्टर अफजल एंथनी साहब से जानें कि स्कोप ऑफ टेक्निकल एजुकेशन क्या है और ये कैसे मुल्क में, कैसे यूथ में, कैसे दुनिया में तब्दीली ला सकती है। थैंक यू पास्टर साहब। मैं सबसे पहले बरकत टीवी का, पास्टर सालिक साहब का और पास्टर इरफान साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने डॉन बॉस्को को मौका दिया, डॉन बॉस्को की टीम को मौका दिया कि आप सबके सामने आएँ और डॉन बॉस्को के बारे में कुछ आपको बातें बता सकें। आपने मुझे टेक्निकल एजुकेशन के स्कोप के हवाले से पूछा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जितनी भी तरक्की हमें दुनिया में नज़र आती है, कुछ भी हम कोई भी चीज़ उठा के देख लेते हैं, हमारे इस छोटे से स्टूडियो में कोई भी चीज़ आप इंडिकेट करेंगे तो आप कहेंगे कि ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्निकली बनाई गई है। ठीक है, तो हम कहें कि टेक्निकल एजुकेशन का या टेक्निकल का स्कोप क्या है,
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जितनी भी दुनिया में तरक्की नज़र आती है, जो भी हम देखते हैं, एडवांसमेंट देखते हैं, आप कैमरा देखते हैं, आप कंप्यूटर देखते हैं, आप स्पेस स्टेशन के बारे में बात करते हैं, आप बड़ी बड़ी लेटेस्ट गाड़ियों के बारे में बात करते हैं, आप किसी भी इवन के किसी भी मिनरल के बारे में, किसी भी धात के बारे में बात करते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी की ही मरहून मिन्नत है कि हम उसको आज जान रहे हैं। तो ये कहना कि टेक्नोलॉजी का स्कोप क्या है, तो मैं कहूँगा कि टेक्नोलॉजी इज़ लाइफ टुडे। आज जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है, हर घर का हिस्सा बन चुकी है। तो टेक्नोलॉजी के बारे में जानना, उसको सीखना ऐसे ही है कि आप अपने आप को, अपने हुनर को, अपने जो एक इंसान होते हुए, एक कारीगर होते हुए हुस्न को बढ़ा रहे हैं आप ना। तो एक टेक्निकल बंदा एक ले पर्सन से जिसको कुछ नहीं आता, जो कोई स्किल्स नहीं रखता, उसके पास अगर हम उन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम कहेंगे कि जो टेक्निकल पर्सन है उसके पास 150% मोर चांसेस हैं देन द ले पर्सन। लॉकडाउन हुआ, हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया गया, लेकिन हमने ये भी देखा कि जिनके पास टेक्निकल स्किल्स थी, जो किसी घर में जाके कोई एसी रिपेयर कर सकते थे, किसी की वॉशिंग मशीन रिपेयर कर सकते थे, किसी फैक्ट्री की कोई मशीन मतलब ऑपरेट करते हैं, उनको कभी किसी ने नहीं कहा कि यू आर फायर्ड। तो टेक्नोलॉजी जो है उसका स्कोप हमेशा से ही है और वो बढ़ता जा रहा है। और अगर हम कहें कि अगर हम डॉन बॉस्को के जो कोर्सेज हैं और जो टेक्निकल ट्रेनिंग के हवाले से हम बात करें कि उसका स्कोप क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर जापान आज या जर्मनी आज हमसे या दुनिया से सबसे आगे जा रहा है, तो वो सिर्फ इसीलिए कि उनकी जो मैन पावर है वो मोर टेक्निकल है देन अदर कंट्रीज। चाइना के घरों में छोटी छोटी मशीनें, छोटे छोटे आइटम्स बनाए जाते हैं, वो सारी की क्या है, टेक्नोलॉजी की मरहून मिन्नत है। जर्मनी दुनिया की सबसे महंगी तरीन जो गाड़ियाँ हैं वो बनाता है, ठीक है। जापान जो है वो मोस्टली स्पेयर पार्ट्स जो है दुनिया की बड़ी बड़ी गाड़ियों के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो बनाता है। तो ये सारी जो उनकी जो डेवलपमेंट है, जो सारा उनका मतलब आगे जाना है या हमसे या पूरी दुनिया से आगे उनका जो मकाम है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की मरहून मिन्नत है। तो जो डॉन बॉस्को कोर्सेज ऑफर करता है वो मार्केट ड्रिवन है, यानी कि मार्केट में उनकी डिमांड है। जैसे मैं 1 ईयर के बारे में बात करूँगा, उसमें हमारे पास 6 कोर्सेज हैं। वेल्डिंग है, वेल्डिंग का, ठीक है। वेल्डिंग आज आप कोई भी चीज़ देख लें, कोई भी इंडस्ट्री देख लें, उसमें वहाँ पे आपको वेल्डर की ज़रूरत है, ठीक है। फिर HVAC है, फ्रिजों एसीओ का काम है। आप बड़े प्लाजा में जाएंगे तो वहाँ पे चिलर सिस्टम लगे हुए हैं, वहाँ पे भी आपको वो चाहिए। आप छोटे छोटे घरों में जाएंगे तो एयरकॉन इंस्टॉल है, आपको मैकेनिक्स चाहिए। फिर इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन तो हर घर की ज़रूरत है। कारपेंटर है, आपके घरेलू से लेकर इंडस्ट्रियल तक हर जगह कारपेंटर्स आपको मतलब चाहिए होता है, ठीक है। प्लम्बर है, उसके बगैर आपके घर में पानी नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसी तरह एक और कोर्स है कंप्यूटर का हमारे पास, DIT, डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सबसे ज़रूरी। हाँ जी, सबसे ज़रूरी है। जिसको आज कंप्यूटर नहीं आता वो जॉब भी नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता। आप फ्यूचर में देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो यही लॉन्च करने जा रही है कि जिसके पास स्किल्ड लेबर फोर्स का सर्टिफिकेट होगा वो ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकेगा। यानी कि आपके पास एक लाइसेंस के तौर पे स्किल होनी चाहिए, ताकि आप उसको मतलब जिस तरह गाड़ी चलाने के लिए हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, बिजनेस चलाने के लिए हमारे पास ये लाइसेंस का होना जरूरी है, ताकि हम बिजनेस को और अच्छे तरीके से रन कर सकें। जी बिल्कुल। तो इसी तरह टेक्नोलॉजी को अपनाना और इसके स्कोप को जानते हुए मैं समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत है। जर्मनी में 51% जो मैन पावर है वो स्किल्ड है, और जितने भी उनके बच्चे होते हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में, वो कोई ना कोई अपनी तालीम के साथ कोई ना कोई कोर्स ज़रूर करते हैं। यही वजह है कि डिमांड है उनकी, दुनिया भर में डिमांड है उनकी। इंडिया के वर्कर्स भी बहुत मतलब डिमांड में हैं जी। फिलीपींस के वर्कर्स बहुत डिमांड में। तो ये सिर्फ इसीलिए है कि क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनाया है। बिल्कुल ऐसा ही। तो ब्रदर जी, बहुत से लोग हैं वो दिहाड़ी करना चाहते हैं, वो
टेक्निकल कामों को सीखना नहीं चाहते, दिलचस्पी नहीं लेना चाहते, उनको आप आज क्या मैसेज देंगे? अगर वो ये शॉर्ट कोर्सेज वो कर लेते हैं तो उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि देखें, दो तरह की लाइफस्टाइल हो सकते हैं हमारे। एक है शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आप क्या करेंगे, किसी भी फैक्ट्री में जाके एज अ ले पर्सन पैकिंग का काम कर सकते हैं, या लोडिंग अनलोडिंग का काम कर सकते हैं, या कुछ और ऐसी एक्टिविटी जो कि एक आम बंदे से जिसके पास स्किल्स नहीं है उससे ली जा सकती हैं। लेकिन अगर आप स्किलफुल हैं, आप कोई कोर्स कर लेते हैं, आप एक स्किल्ड वर्कर बन जाते हैं, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? देखें, नंबर 1, आप किसी फैक्ट्री में एज अ स्किल्ड वर्कर लग सकते हैं, जिसकी बहुत डिमांड है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क में। दूसरा, आप नहीं करते काम, किसी फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहते, आप क्या करेंगे? आपके पास, आप किसी ठेकेदार के साथ, आप किसी स्किल्ड कह ले के और अपने दोस्त के साथ जिसके अपना बिजनेस है उसके साथ काम शुरू कर सकते हैं। तीसरा, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपना बिजनेस खुद, ठीक है। और अपना बिजनेस और अपना बॉस, खुद बॉस होना किसी का, तो वो सबसे एक अच्छी चीज है। वो सबसे तो स्कोप के हवाले से कहें तो मैं नहीं समझता कि टेक्निकल एजुकेशन के मतलब क्या कहते हैं, मुश्किल में आ सकता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। वेलकम। मैं सर राउत साहब आपसे भी जानना चाहूँगा कि फॉर्मल एजुकेशन इन डॉन बॉस्को, इसको आप कैसे देखते हैं और कैसे आप नाजरीन को बताना चाहेंगे? थैंक यू भाई साहब। असल में एजुकेशन की इम्पोर्टेंस और उसकी अहमियत से तो किसी को इनकार नहीं है। एग्जैक्टली। किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क में, किसी भी कम्युनिटी में जो डेवलपमेंट है वो एजुकेशन से ही है। एग्जैक्टली। लेकिन हमारी कौम का, हमारी कम्युनिटी का अलमिया ये है कि हमारे यहाँ एजुकेशन पे और एजुकेशन के मामलात पे लोग इतने अवेयर नहीं हैं और उसकी इम्पोर्टेंस उनके नज़दीक कोई इतनी नहीं है। तो यही वजह है कि हम जब एजुकेशन ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ों में लेक कर रहे होते हैं और पीछे रह रहे होते हैं। जी। मिसाल के तौर पे जब एजुकेशन की कमी होती है तो पॉलिटिकली वीक होते हैं, हम सोशली वीक होते हैं, इकोनॉमिकली वीक होते हैं, और ओवरऑल हमारी जो वीकनेस है वो बढ़ती चली जाती है। एग्ज़ाम्पल है कि मिसाल के तौर पे इकोनॉमिकली मैंने बात की है कि एजुकेशन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे जुड़ी है। जी। आपने देखा होगा कि हमारी बहुत बड़ी बड़ी क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ में बिज़नेस, छोटा छोटा बिज़नेस भी सारा हमारे दूसरे भाइयों के हाथों में है। जी। और बिज़नेस साइड पे बहुत कम लोग हमारे जो हैं वो आते हैं। तो यही वजह है कि वो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारी, उसकी अवेयरनेस नहीं है, पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, लीडरशिप का फुकदान है, और उसका जो लुबे लबाब है, समराइज़ अगर हम उसे करें तो एजुकेशन का फुकदान है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस तमाम चीज़ों को समझते हुए हमारे लोग जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जी, पहली बात तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होती है, लेकिन अगर कहीं मिलती हैं तो उसमें कमी ये होती है कि हमारे लोग जो हैं उसे अवेल नहीं करते, उसे हासिल नहीं करते। थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा, मिसाल के तौर पे कोटा सिस्टम है जी। गवर्नमेंट की अगर कोई पॉलिसी होती है कि उसमें कोई कोटा सिस्टम रखा जाता है तो उसमें हमारी कम्युनिटी पे, हमारे नौजवानों पे, हमारे लोगों पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम उस सहूलत को, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। एग्जैक्टली। तो अगर हम अवेल नहीं करते, पहली बात तो वहाँ से हमें मिलता नहीं है, लेकिन अगर किसी तरीके से मिल भी जाए कोई ऐसी सूरत हाल तो हमें उसे अवेल करना है। तो दूसरी रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि हमारी कम्युनिटी में जो बड़े बड़े अदारे हैं, वहाँ पे जो डिसीजन मेकर हैं, पॉलिसी मेकर हैं हमारे अपने अदारों में, उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो एटलीस्ट जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो फिनंशियली साउंड नहीं है उनकी पोजीशन और वो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बड़े सॉफ्ट कॉर्नर वो रखें और अपनी पॉलिसीज़ में, अपने डिसीजन में इस चीज़ को इंश्योर करें कि वो बेशक बहुत बड़े अदारों ने फ़ी कम कर दी है, डिस्काउंट दे दिया है, काफ़ी उन्हें दे दी है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि अगर बड़े बड़े अदारे उनको टोटल फ्री कर दें तो मेरा ख्याल उस अदारे की कोई फिनंशियल उस पर सिस्टम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 2, 3, 4, 5, 10 स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, फिनंशियली साउंड नहीं है, तो अगर अदारा उन्हें सपोर्ट फराहम करता है तो मेरा ख्याल है करना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट सारे पॉलिसी मेकर और डिसीजन मेकर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, जो चला रहे हैं, रन कर रहे हैं और चर्च के प्लेटफॉर्म से भी हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है
ऐसे बच्चे जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं और उनमें पोटेंशियल मौजूद है, तो रिक्वेस्ट है कि उन्हें वो अगर टोटल फ्री भी उन्हें सपोर्ट करें तो मेरा ख्याल है कुछ ही सालों में हमारी कम्युनिटी जो है, हमारी कौम जो है बहुत आगे। प्रेज गॉड। तो जहाँ तक बात है हमारे इदारे डॉन बॉस्को की, तो डॉन बॉस्को फॉर्मल एजुकेशन में हमने उसे 3 हिस्सों में तकसीम किया। जी। पहले हिस्से में हमारे पास एक हाई स्कूल है, न्यू डॉन बॉस्को हाई स्कूल। जी। उसको हमने नर्सरी मॉन्टेसरी लेवल से लेकर क्लास 10 तक रखा है, और उसमें मैं ये बात ज़रूरी बताना समझता हूँ कि उसको हमने फैसिलिटीज़ के एतबार से इंटरनेशनल लेवल पे रखा है। प्रेज गॉड। उसको किसी भी मेयार से इंटरनेशनल लेवल से कम नहीं है। और मौजूदा अभी रिसेंट हम जो मॉन्टेसरी लेवल है, जो नर्सरी लेवल है, उसे हम बड़ा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की जो बुनियाद है वो वहाँ से है, छोटे बच्चों से है। तो उसमें उनकी इंग्लिश बोलचाल है और कंप्यूटर स्किल्स हैं और उनके ऑडियो वीडियो एड्स से उनको सिखाने का अमल है। और इसी तरह हमारे पास बहुत अच्छी किस्म की साइंस लैब्स हैं और कंप्यूटर लैब बहुत अच्छी हैं, ऑडिटोरियम है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हम बच्चों की ना सिर्फ एजुकेशन कर रहे हैं बल्कि उनकी किरदार साजी करते हैं, उनकी करैक्टर बिल्डिंग करते हैं। कि जब एक बच्चा हमारे से पढ़ के निकले तो वो सिर्फ ये ना किताबें रटाई किताबें हैं जो कि नॉर्मली होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसका बोलचाल, उसका उठना बैठना, उसकी पूरी पर्सनैलिटी, उसकी पूरी ग्रूमिंग, तो पता चले कि वो अदारे से पढ़ के निकला है। और जो माशरे में इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है जो कि बड़े चैलेंजेस हैं, बहुत टफ कंपटीशन है मार्केट में बाहर, तो हम उसे इस काबिल बनाते हैं कि वो उसे कॉप कर सके, उनका सामना कर सके, उन्हें अच्छे तरीके से नबर्द आजमा हो सके। इसके अलावा फिर हमने मॉर्निंग में कॉलेज का आगाज़ किया है। कॉलेज में हमने इंटरमीडिएट क्लासेस इंट्रोड्यूस की हैं, FA, FSC, ICOM, ICS, और अभी नया हमने प्रोग्राम FA IT भी शुरू किया है। तो मैं चाहूँगा कि अगर इतनी फैसिलिटीज़ के साथ, बहुत बड़े अदारे के साथ हमने एक अपॉर्चुनिटी अपने नौजवानों के लिए प्रोवाइड की है, तो लोग मैक्सिमम फ़ायदा उठाएँ उससे और अपनी कौम के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने बायसे बरकत बने। और इवनिंग में हमारा प्रोग्राम है एक, जिसे हमने डिसेल्स एजुकेशन का नाम दिया। उसमें उन लोगों के लिए है जो जॉबियंस हैं, या जो किसी भी वजह से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर सके या छोड़ चुके हैं या दिल बर्दाश्त हो चुके हैं। मेरे पास बहुत से लोग आए जी हम नहीं पढ़ सकते, क्या प्रोफेसर साहब हम पढ़ सकेंगे, कभी हम कंटिन्यू कर सकेंगे? मैंने कहा व्हाई नॉट, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वेलकम कहते हैं। तो बहुत से लोगों को हमने उनकी एजुकेशन को कंटिन्यू किया। तो वो लोग आएँ और अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन, कंप्यूटर, इंग्लिश बोलचाल के स्किल्स और जो भी प्रोफेशनल एजुकेशन है, हमने वहाँ FA, FSC, मैट्रिक, BA, BSc और BS लेवल के प्रोग्राम्स हमने दिए हैं और मास्टर लेवल के प्रोग्राम है। इवनिंग में हमने फैसिलिटीज़ के साथ उन्हें प्रोवाइड किया। और इसके अलावा हमारे पास स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छे प्ले ग्राउंड हैं। और स्पोर्ट्स का सिर्फ प्ले ग्राउंड नहीं है, स्पोर्ट्स के लिए बहुत जो खेलों का सामान है वो हमारे पास वाफर मिकदार में है। क्योंकि हम समझते हैं कि जो खेल है या जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है ये भी नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम एक बैलेंस पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग को लेकर चल रहे होते हैं। बिल्कुल। तो खुदावंद का शुक्र है कि फादर नोबल को खुदा ने बड़ी ब्लेसिंग दी है कि वो एक ऐसे अदारे को रन कर रहे हैं और एक विजन लेकर चले हैं। तो हम सारे जो भी टीम है उनकी टीम का हिस्सा है, तो हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जबरदस्त। मैं समझता हूँ कि डॉन बॉस्को ने कोई कॉर्नर छोड़ा नहीं है। अगर किसी के अंदर स्पोर्ट्स का टैलेंट है तो स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी है, अगर कोई एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहता है तो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर कोई टेक्निकल नॉलेज लेना चाहता है वो, और डिफरेंट कोर्सेज जिस तरह आपने फरमाया वो भी अवेलेबल हैं। तो मैं आखिर में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि इसका मेथड क्या है, क्योंकि इस प्रोग्राम को देख के बहुत से लोग डेफिनेटली आपसे रब्ता करेंगे, तो कैसे आम स्टूडेंट जो है ना उसमें एडमिशन ले सकता है? हमारे फ़ोन नंबर भी शेयर किए जाएंगे, हमारे पम्फलेट्स हैं, ब्रोशर्स हैं और एडवर्टीज़मेंट के मुख्तलिफ हमने टूल्स यूज़ किए हैं। इसके अलावा जहानाबाद में ये अदारा है, वेल नोन है, जहानाबाद में तशरीफ़ लाएँ और डॉन बॉस्को टेक्निकल यूथ सेंटर एंड टेक्निकल सेंटर किसी से पूछ लें, आपको वो मिल जाएगा। अगर कोई टेक्निकल साइड पे जाना चाहता है, मोस्ट वेलकम, हम उसे इंफॉर्मेशन भी देंगे और मैक्सिमम हम उससे सपोर्ट करेंगे कि वो कैसे गाइड करेंगे तो किस तरीके। और अगर एजुकेशन साइड पे आएँ तो मोस्ट वेलकम, वो आएँ, मुझसे मिलें और हम उन्हें किसी भी जगह पे जहाँ पे उनके लिए सूट करेगा
इसके अलावा उसको कैरियर काउंसलिंग भी करेंगे कि उसके लिए सूटेबल क्या है, आगे जाके उसके लिए क्या चीज़ जो है बेहतरीन हो सकती है। तो हमें मिलें और मोस्ट वेलकम, हम उन्हें गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच जनाब, खुदा बड़ी बरकत दे सारी बातों के लिए, डिस्कशन के लिए। नाजरीन, यकीनन आप इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत हासिल कर रहे हैं। अभी वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए गॉड इज़ लव प्रोग्राम। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव प्रोग्राम। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने ज़बरदस्त बातें और इन्फॉर्मेशन डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट के ताल्लुक से रिसीव की हैं, और मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और इनकी हदूद को ये 20 की हदूद की तरह और ज़्यादा बढ़ाए। सो मैं अब बात करना चाहूँगा पास्टर आरसीन सैमी साहब से। पास्टर जी, इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसके ताल्लुक से आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया अब्बास साहब, खुदावंद आपको बरकत बख्शे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ बरकत टीवी का, पादरी सालिक साहब का, और आप सब का, और आपकी खूबसूरत खिदमत का, कि जिसके वसीला से बहुत से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और खुदावंद की बादशाही का हिस्सा बन रहे हैं। और आज हमें भी मौका मिला है डॉन बॉस्को के प्लेटफॉर्म से हम आ सकें और आपके साथ कुछ शेयरिंग कर सकें। सो टेक्निकल की अहमियत जो है, ये इसके बगैर हमारी ज़िंदगी जो है वो चल नहीं सकती। जैसे हमारी ज़िंदगी के लिए सांस ज़रूरी है, ऐसे ही इस दुनिया में हमें आसानी के साथ, सहूलत के साथ रहने के लिए टेक्निक्स की, टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत है जी। और इसकी अहमियत स्पेशली मैं अपनी कम्युनिटी के तल्लुक़ से बात करूँगा कि अगर इस वक्त या इस दौर में जिसमें से हम गुज़र रहे हैं, अगर हमारी कम्युनिटी ने उठना है, अपने पाँव पे खड़े होना है, तो उसके लिए उन्हें टेक्निकल होना जो वो बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ हमारी कम्युनिटी में देखें तो नौजवान हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जाते, मिडल में, मैट्रिक और इसी दरमियान में 70-80% जो हैं वो हमारे जो बच्चे हैं वो रह जाते हैं। फिर उनके लिए रह क्या जाता है? कुछ भी नहीं, ना वो आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, और कुछ चले जाएंगे किसी शॉप पे काम करने के लिए, कोई सेलमैन लग जाएगा, कुछ हो जाएगा। लेकिन एक सेलमैन किसी शॉप पे काम कर रहा है तो वो 30 साल बाद भी मेरा ख्याल इतनी अच्छी उसकी अर्निंग नहीं होगी। लेकिन एक स्किल्ड बंदा है जिसने कोई हुनर सीख लिया है, काम सीख लिया है, आप समझे कि 30 साल बाद वो उसके एक मुआशरे में एक मुकाम होगा। और यही नहीं कि वो सिर्फ अपनी फैमिली को, वो औरों को भी सपोर्ट करने के काबिल होगा। सो बहुत ज़रूरी है इस वक्त में हमारी कम्युनिटी जो है वो टेक्निकल साइड में आए। मैं तो कुछ दिनों से सोच रहा, मेरे दिल के अंदर बहुत सारी बातें, हम आपस में भी 2-3 दिन से शेयरिंग कर रहे हैं इस पे। अब देखें, भाई अफसल ने बात की जर्मन की, 2nd वर्ल्ड वार के बाद जर्मन बिल्कुल तबाह हो गया। किसने उसको खड़ा किया? आज वो दुनिया की जो सुपर पावर्स में है, टेक्निकल, उन्होंने टेक्निकल स्किल्स अपने लोगों को देना। जापान है, कोरिया है, चाइना है। चाइना ये हमारे साथ ही जो है वो ये आज़ाद हुआ है चाइना। आज देखें वो टेक्निकल है, तो इसीलिए वो आज दुनिया की सुपर पावर है। सुपर पावर है जी, बिल्कुल ऐसे। और बिजनेस के हवाले से, हर एक चीज़ के हवाले से वो सबसे आगे है। और देखें कोरिया को देखें, वो कहाँ पे चला गया। पाकिस्तान में भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं टेक्निकल के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर, बाहर तो हमें मिलती ही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी एक जो स्किलफुल बंदा है, जो हाथ से काम करना
जानता है वो बेहतरीन ज़िंदगी बसर कर सकता है मेहनत करके। Praise God. तो मैं आज आपके इस चैनल के ज़रिया से अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ और इस दर्द को जो हम रखते हैं थ्रू डॉन बॉस्को हमें मिला है, मैं इस दर्द को जो है वो आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि खुदारा अपने बच्चों को टेक्निकल बनाएं, हुनरमंद बनाएं, कोई ना कोई स्किल उन्हें सिखाएं, पढ़ाएं भी बहुत लेकिन उन्हें स्किल भी सिखाएं। पिछले दिनों में हमने देखा एक नान लगाने वाला बच्चा बीए में जो है वो टॉप कर गया, काम करके नान लगाने की स्किल काम कर रहा है, स्किल है। तो वो टॉप कर गया बोर्ड में। वो मेरा ख्याल है कुछ 6 घंटे 8 घंटे काम भी करता होगा। तो हमें ये शऊर अपने बच्चों को देना है कि वो काम भी करें और साथ पढ़ें। हम जिस तरह से इस मुआशरे में अप्रेस हुए हैं, अगर हमने इस स्टैंड करना, खड़े होना है, हमने जो है वो मुकाबला इसके लिए करना है, अपने आप को थोड़ा हौसला देना है, थोड़ा हिम्मत लेके अपने अंदर आनी है और हमने आगे बढ़ना है और हमने इसी मुआशरे में रहना है। और इस मुआशरे का हम मुकाबला तभी कर सकते हैं जब हम जो है उनके लेवल तक पहुँचेंगे। एग्जैक्टली। और इसके लिए हमें जो है वो अपने बच्चों को हुनर सिखाना जरूरी। हमारे लिए जॉब्स क्या गवर्नमेंट में आती हैं, लिखा होता है पहले स्केल की जॉब है और लिखा होता है सिर्फ गैर मुस्लिम इसमें जो है वो अप्लाई कर सकता है। दिल दुखता है, दिल दुखता है। हम क्यों इस पहले ग्रेड की जॉब की तरफ जाएं? हम स्किल्डफुल होके आर्मी में चले जाएं, हम रेलवे में चले जाएं, हम वपडा में चले जाएं और कितने महकमे हैं पाकिस्तान में, हमें उसमें जॉब मिल सकती है, 7वें 8वें 10वें 12वें स्केल की जॉब मिल सकती है। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को, अगर वो बहुत ज़्यादा पढ़ने की तरफ उनका रुझान नहीं, उन्होंने किसी तरह से अपनी जो तालीम को छोड़ दिया है, तो हम अपने बच्चों को टेक्निकल स्कूल्स में लेकर आए। लाहौर के अंदर बहुत से स्कूल हैं। हमारा आपका अपना अदारा डॉन बॉस्को टेक्निकल सेंटर, आपकी कम्युनिटी का अदारा डॉन बॉस्को टेक्निकल सेंटर मौजूद है। आप कभी भी आ सकते हैं, अपने बच्चों को वहाँ पर लाएं, उन्हें हमारे सुपुर्द करें और आप देखेंगे कि हम उनको तराशेंगे, उनको हीरा बना के आपको वापस करेंगे। हम कमार की तरह काम कर रहे हैं, हम बर्तनों को बना रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बर्तन बने जो इज्जतदार बर्तन हों। और हमारा जो कलाम है वो भी हमें काम करना सिखाता है। जब हम अब इस क्रिएशन की ले लें, खुदा ने 6 दिन काम किया, 7वें दिन आराम किया। तो खुदा चाहता है कि उसके लोग काम करें। अस्तिशना 28 बाब में ब्लेसिंग्स का जिक्र है। वहाँ पर एक बात मुकद्दस मूसा कहता है कि तेरा टोकरा और तेरी कटौती मुबारक हो, कि तेरे टूल्स, तेरे काम करने के तरीके जो हैं खुदा उसमें बरकत दे, मुबारक हो। खुदा हमें सर ठहरा रहा है लेकिन हम दुम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन करना कि हमने हिम्मत पकड़नी है, खुदा की आवाज़ को सुनना, उसके पीछे आना है। और आज पादी साहब आपके इस चैनल के मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि शायद कुछ पास्टर्स और क्रिश्चियन लीडरशिप भी इसको देख रहे हों, तो उन तक भी ये पैगाम पहुँचे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को स्पिरिचुअली ग्रूम कर रहे हैं, आप मसीह की बादशाहत का हिस्सा बना रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि कैसे हमने आसमान की बादशाही में दाखिल होना है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ज़मीन पर भी जो कसरत की ज़िंदगी है वो लोगों को सिखाएं कि कसरत की ज़िंदगी ज़मीन पर हम कैसे हासिल कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह से किसी शागिर्द ने सवाल किया, उसने कहा ऐ उस्ताद, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के तेरे पीछे आ गए हैं, हमें क्या मिलेगा? तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा, कोई भी मेरे पीछे सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं आया। हाँ, जो मेरे पीछे सब कुछ छोड़ के आया है, ज़मीन पर 100 गुना और आसमान पर हमेशा की ज़िंदगी, और खुदा 100 गुना ज़िंदगी ज़मीन पर देना चाहता है। और हमें जो है अपने बच्चों को सिखाना है, और स्पेशली जो क्रिश्चियन लीडर्स हैं जिनकी आवाज़ लोग सुनते हैं, जिनकी आवाज़ पर लोग लबैक, स्पेशली रिलीजियस लीडर जो हैं
वो इन मैसेजेस के साथ चर्चिज़ में उन लोगों को जो जिनके साथ उनका इंटरेक्ट है उनको ज़रूर बताएं कि अपने बच्चों को स्किलफुल करें, अपने बच्चों को हुनरमंद बनाएं, ताकि वो मुआशरे के जो है वो फ़ाल अफराद बन सके और इस मुल्क में रहते हुए मसीह का नाम भी रोशन कर सकें। सो ये हमारी जो सारी जो ये कोशिश है, ये काविश, हम आपके पास आए हैं और आपने भी हमें वेलकम कहा है, बहुत इसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। और बात डॉन बॉस्को के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि मोस्टली जितने भी स्टूडेंट, इसकी अहमियत की क्वेश्चन हुआ, मैं एक स्टूडेंट का जिक्र करना चाहता हूँ। हमारा एक स्टूडेंट था और उसको इंद्रियास उसका नाम था, पुराना स्टूडेंट, 15 साल पहले वो ग्रेजुएट हुआ। और कुछ साल पहले मेरी उससे बात हुई तो उसने कहा कि मैं सऊदीया में मैं जॉब कर रहा हूँ, और वो बिल्कुल अनपढ़ था जी, उसको कुछ भी नहीं आता था, लेकिन सऊदीया में वो एज ए सुपरवाइज़र, वेल्डर सुपरवाइज़र बात कर रहा था। उस वक्त बात हो रही तो उसने बताया कि मैं कहा यार तनख्वाह कितनी ले रहे हो? तो उसने बताया कि सर जी मैं 3 लाख से ज़्यादा पैसे यहाँ पर कमाता हूँ। तो स्किल की ये अहमियत है कि एक जो रॉ पर्सन है, एक जो आम काम करने वाला बंदा है, वो दिहाड़ी 1000 ही लेगा, लेकिन स्किल वाला 1 घंटे में काम करके 1000 रुपया ले लेगा। 8 घंटे और 1 घंटे का मैच है। मैं आपको पॉज करना चाहूँगा। घर में अगर एसी खराब हो जाए, बिल्कुल ठीक है, तो वो हम टेक्निकल बंदे को इनवाइट करते हैं। वो क्या करता है, वो उसको फिक्स करता है, एड्रेस करता है प्रॉब्लम को, और वो हमें कहता है जी आप 3000 रुपया दे दें। बिल्कुल। वो कहता है जी आप 2500 रुपया दे दें। तो वो विद इन एन आवर जो है ना, वो प्रॉब्लम को जो है ना वो सॉर्ट आउट कर देता है। इसी तरह मैं अगर बात करें वो प्लम्बर की, मोटर में कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसने काम शाम करके उसने कम से कम हमसे 1000-1500 रुपया जो आराम से आधे घंटे में ले जाना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और अभी आपने बात की जी इस ताल्लुक से कि आपने हमें वेलकम किया, तो मैं बताना चाहता हूँ कि बरकत टेलीविज़न तमाम डिनोमिनेशंस को खुले दिल से, फराग दिली से वेलकम करता है। सो पादरी साहब, डॉन बॉस्को क्या जॉब प्लेसमेंट के ताल्लुक से भी कोई काम कर रहा है? जी, हमारे अदारे में जितने भी स्टूडेंट्स सीख के जाते हैं, हमारा डाटा उनके पास है जी। और भाई अफजल एंथनी ILO ऑफिसर हैं, इंडस्ट्री के साथ ये लिंक्ड हैं। और बाज़ इंडस्ट्री जो है वो अपनी जो जॉब्स के लिए एडवर्टाइजमेंट देती है और इनसे हायरिंग जो है वो करती है, तो हम बहुत दफ़ा लड़कों को जो है वो भेजते हैं। इसके अलावा नेवटेक भी अपनी जितनी भी जॉब की उनकी जो भी जितनी भी आती हैं एडवर्टाइजमेंट वो हमें शेयर करते हैं। और अभी CPEC की भी हमारे पास आ रही हैं। जितने भी जो भी लड़के हम जो हमारे पास स्टूडेंट हैं, हम उनके साथ भी इंटरेक्ट में रहते हैं, उसमें रहते हैं, राब्ते में रहते हैं। और होता ये है कि जब भी कोई लड़का जॉब के लिए कहता है, कहीं ना कहीं उसका हम बंदोबस्त जरूर एडजस्टमेंट कर देते हैं। अभी भी बहुत सारी जॉब्स जो हम आई हुई हैं, थर पार्कर में प्लांट्स लग रहे हैं, उसके हवाले से हमने काफ़ी वेल्डर वहाँ CPEC में सेंड किए हैं। तो ये भी सिलसिला जो है वो खुदा आपको और आपके इदारे को और ज़्यादा कसरत से बरकत दे। सो जो बातें, जो पैगाम खुदा ने बाइबल मुकद्दस में से आपके दिल में रखा है, वो आप ब्रीफली बरकत टीवी के व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मत्ती रसूल की इंजील में उसके 6 बाब में उसके लास्ट पोर्शन में खुदावन ने कहा कि किसी चीज़ की फ़िक्र ना करना, इन चीज़ों की, खाने पीने पहनने ओढ़ने की फ़िक्र ना करना, इन चीज़ों की फ़िक्र में गैर कौमें रहते हैं। और फिर वहाँ पर जिक्र आया चिड़ियों का कि चिड़ियों को देखो, ना बोती हैं, ना काटती हैं, ना जमा करती हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। लेकिन यहाँ जो बात है, चिड़ियाँ वही खाती हैं जो घोंसले से निकलती हैं। उन्हीं चिड़ियों को मिलता है जो घोंसले से निकलती हैं। और अगर आप क्लोजली
ऑब्ज़र्व करें इस बात को, तो बहुत कम दिन के टाइम में चिड़िया आपको घोंसले के अंदर नज़र आएगी। तो खुदावंद यीशु मसीह जो किसी चीज़ की फ़िक्र ना करना, चिड़ियों को देखो, न बोती हैं, न काटती हैं, न जमा करती हैं, लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप उनको देता है। ज़रूरत है कि हम चिड़ियों की तरह निकले और मेहनत करें, और हमारा काम है निकलना, मेहनत करना। खुदा का काम है प्रोवाइड करना, उससे बड़ा कोई प्रोवाइडर नहीं है। उस पर ईमान रखें, आगे बढ़ें, तरक्की करें, और यही पैगाम है कि खुदा प्रोवाइडर है और हम उसकी तरफ देखें, और साथ में जो हमारी मुआशरती जो ज़िम्मेदारियां हैं उनको भी अदा करते जाएं, काम करें। खुदावंद काम करने की बात करता है। बहुत सारे लोग घरों में जो है वो बाज़ औक़ात आदत लोगों को हो जाती है काम ना करने की। जी। तो मैं पैगाम देना चाहता हूँ खुदा का खादम होते हुए कि अपने आराम को छोड़ें, काम करें। अभी दिन है, काम करने का वक्त है, और खुदा भी चाहता है कि उसके लोग सरखरू हों, सरफराज हों, और सरफराजी जो है वो मेहनत की वजह से आती है। और कलाम मुक़द्दस में मिसाल में लिखा है, मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बनाता है, और ढीले हाथों से काम करने वाला कंगाल हो जाएगा। आइए उठें, मेहनत करें, और फिर खुदा अपना काम हमारी ज़िंदगी में करेगा। गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा पादरी साहब, आपने मैसेज शेयर किया है। बहुत से लोग जो है ना वो घरों में फारिग रहते हैं, और मैं पर्सनली मेरा ये एक्सपीरियंस है कि फारिग रहना सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है। जब आपका सारा दिन स्केड्यूल होता है कि मैंने सुबह उठ के दुआ करनी है, मैंने सुबह उठ के बहुत से काम करना, रेडी होना है, जॉब पे जाना है, बिजनेस पे जाना है, चर्च जाना है, मैंने बहुत सी असाइनमेंट्स करनी है, तो आपको पता भी नहीं होता दिन कैसे गुजरता है और रात कैसे आ जाती है। लेकिन जब हम घर में बिल्कुल बगैर किसी काम के रहते हैं तो मेरा तो एक भी दिन नहीं गुजरता। ऐसे ही बड़ा मुश्किल काम है। लोग घर में फारिग रहने को पसंद करते हैं, लेकिन मैं अपनी पर्सनल टेस्टिमनी अगर दूं तो अगर मैं घर में रहूं तो मुझे वो जो है ना वो बड़ी तकलीफ होना शुरू हो जाती है कि ये खुदा ने जो ज़िंदगी हमें दी है हम इसको यूज़ करें, हम इस ज़िंदगी से लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं, हम इस ज़िंदगी से अपने घराने को फ़ायदा पहुंचाएं। क्योंकि जब हम बिजनेस करेंगे, जब हम जॉब करेंगे, जब हम ऐसे काम करेंगे जिससे अर्निंग होगी, तो अल्टीमेटली हमारा किचन अच्छा चलेगा, अल्टीमेटली हमारी हेल्थ अच्छी होगी, अल्टीमेटली हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे, और घर में, सोसाइटी में और हर जगह पर हमारी रिस्पेक्ट होगी। बिल्कुल ऐसे ही। सो इसीलिए बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है कि जो काम करो जी से करो, और ये जानकर करो कि खुदा के लिए करते हो। सो हमें पैशनेट होकर जॉब करनी है, हमें पैशनेट होकर बिजनेस करना है, और अगर खुदा ने आपको मिनिस्ट्री में बुलाया है, खुदा ने अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी है, तो वो भी पैशनेट होकर करना है। अगर आप स्टडी करते हैं, पैशनेट होकर स्टडी कीजिए, और वो टारगेट्स जो आप साल के शुरू में सेट करते हैं ज़रूर उनको अचीव करने के लिए स्ट्रगल करें, एफर्ट करें, मेहनत करें। खुदा ने आपको बरकत दे रखी है, और कोई चीज़ खुदा ने आपके सामने नामुमकिन होने नहीं दी, और ना ही वो होने देगा। बहुत अच्छा। खुदावंद का मैं शुक्र अदा करता हूँ इस सारे खूबसूरत प्रोग्राम के लिए। अब वक्त है कि हम आपके लिए दुआ करें। तो मैं पादरी साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम तर व्यूवर्स जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप ज़रूर उनके लिए दुआ करें। आइए अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। मेहरबान जिंदा खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके वसीला से हमें ज़िंदगी, नजात, बरकत, फ़तह, ताजगी, रहाई और सरफराजी मिली है। खुदावंद तू ही ज़िंदगी का मंबा और ज़िंदगी का बहता सोता है। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद, जितनी भी जानें इस प्रोग्राम को देख रही हैं, और जो कुछ हमने आज खुदावंद अपनी यूथ की डेवलपमेंट के लिए डिस्कस किया है, खुदा तेरे लोग इस पैगाम पर दिल रख सकें खुदा, इस पैगाम पर ध्यान लगा सकें खुदा, और खुदावंद तू फजल अता फरमा के पाकिस्तान के मसीही तरक्की करें, खड़े हुए खुदा, और ईमान में बढ़ें,
और तेरे नाम के जलाल के लिए इस मुल्क में काम करते रहें, इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा जो है वो अदा करते रहें। खुदावंद हम बरकत टीवी के लिए भी सारी टीम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद अपने लोगों को बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए और अपनी बादशाहत की वुसअत के लिए बड़ी कुव्वत और ज़ोर और मसा और जलाल के साथ इस्तेमाल करता चला जाए। खुदा इस खिदमत के वसीला से सिर्फ तेरा बेटा यीशु मसीह जलाल पाए। हम शुक्रगुजारी करते हैं, जितने लोग देख रहे हैं सबको छू और बरकत दे, तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदा आपको भी, सारे इदारे को बड़ी बरकत दे। इसी तरह ब्रदर जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, और भैया आपका भी बहुत शुक्रिया। यकीनन हम सब ने जो गुफ्तगू की है उससे वीवर्स को बरकत मिली है। थैंक यू सो मच, खुदा आपको भी बड़ी बरकत दे। देखते रहिए गॉड इज़ लव प्रोग्राम। नए प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। गॉड ब्लेस यू।